ठीक है, तो कोलिजन टॉपिक में आपको सिर्फ ये जानना है कि जब दो बॉडी का कोलिजन होता है तो कोलिजन कितने टाइप का हो सकता है। एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी रह सकता है या काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा कि दो बिलियार्ड बॉल जो होते हैं ना, वो आपस में टकरा रहे हैं तो वो सिचुएशन अलग है। ठीक है, दो टेनिस बॉल आपस में टकराएंगे वो सिचुएशन अलग है। ठीक है, दो कार आपस में टकराएंगे वो सिचुएशन अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर हम लोग कोलिजन को अलग अलग टाइप में डिवाइड करने वाले। तो कोलिजन हम लोग पहले पढ़ेंगे, कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपका फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, इसका m1 है, इसका मास m2 है। ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, और u1 इज ग्रेटर देन u2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीछे वाला ये जो बॉडी है इसका स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। थोड़ी देर बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये मान लो यहाँ पर इनका कोलिजन हो गया। ठीक है, तो कोलिजन जिस टाइम होगा उस टाइम देखो, फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी पर आगे फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये अगर आप एक्शन कह रहे हो तो ये इस पर रिएक्शन लगाएगा पीछे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज रिएक्शन। ओके, तो ये कोलिजन एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें आपको न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियरली दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूंगा कि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, ये पूरा सिस्टम अगर आप मान लो, इस पूरे वन टू बॉडी को सिस्टम मान लोगे, तो पूरे सिस्टम पर जो है वो नेट फोर्स का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ओके, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, दोनों फोर्सेस कैंसिल होकर के जीरो। नेट फोर्स जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व्ड। ओके, तो मतलब ये हो गया कि आपका जो कोलिजन है एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब समझ रहे हो, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप, मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखो, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। ये m1 मास है, ये m2 मास है। कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी u1 से चेंज होकर के v1 हो गया, और u2 से चेंज होकर के इसका वेलोसिटी जो है वो v2 हो गया। ठीक है, मतलब पूरे प्रोसेस में क्या कंजर्व रहा, मोमेंटम कंजर्व रहा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो ये आपका ट्रक है, ओके, और ये है आगे कार। इन दोनों का कोलिजन हुआ यहाँ पर इस तरह से। तो कोलिजन के बाद आप देखना कि जो ट्रक है जिसका मास ज्यादा है इसका वेलोसिटी घट जाएगा, और कार जिसका मास कम है इसका वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही होता है डे टू डे लाइफ में, यही चीज है। देखो, मोमेंटम कंजर्व हो गया। ओके, जिसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है ना, तो कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी घट जाता है। ठीक है, और कार जिसका मास कम था इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल जो है वो पूरे प्रोसेस में क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में ट्रक का जो मास है वो 100 kg है, और इसका मास इजी के लिए मान लेता हूँ 10 kg, जस्ट फॉर एग्जांपल, इजी करने के लिए 10 kg है। ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम इनिशियल कितना है टोटल, तो इसका हो जाएगा 500 और इसका हो जाएगा 20। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 520 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, 520 ही रहना चाहिए। फाइनल मोमेंटम भी 520 ही रहना चाहिए। तो अगर मान लो इसका मास है कितना 100, इसका मास है 10, और ये मूव करने लगा, अब मूव करने लगा ये 1 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ अब ये कितने से मूव करने लगे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अगर इनिशियल आपका 520 है तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, 520 होना चाहिए। तो 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू है 42, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, इसमें फॉर्मूला डिराइव करना है आपको कि ये इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 है तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u2 है तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आपने कहा कि मोमेंटम कंजर्व करो पहले, कि पहला इक्वेशन बनाने के लिए मोमेंटम कंजर्व करो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखा, इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन आप यही लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। टारगेट क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक नया टर्म है आपके लिए, वो डिफाइन कर लेते हैं। इसका नाम है
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक एक्सपेरिमेंटल नंबर है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है v2 माइनस वी वन बाई u1 माइनस u2। मतलब ये है, बता रहा हूँ, ई जो है एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि कोलिजन जो है वो किस टाइप का कोलिजन हुआ है, ठीक ना, टाइप ऑफ कोलिजन हम लोग को पता चल जाता है। जैसे ई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हमको समझ में आ जाएगा कि कोलिजन कैसा रहा हो, ठीक ना। अगर ई का वैल्यू जीरो है, अगर ई का वैल्यू जीरो है तो ये कोलिजन हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और अगर ई का वैल्यू वन है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बाद में तो डिटेल में बताएंगे। शॉर्ट में कहने का मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, ठीक ना, तो उस टाइप के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। जैसे ये देखो, जैसे दो बिलियार्ड बॉल जब आपस में टकराएंगे इस तरह से, ठीक ना, तो जब दो बिलियार्ड बॉल आपस में टकराते हैं तो उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है। जो दो स्टील बॉल आपस में टकराएंगे उनमें कोई डिफॉर्मेशन, ठीक ना, उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। मगर जब आप जब सोचो कि जब दो कार आपस में टकराएंगे उसमें आपका एनर्जी का लॉस होगा, ठीक ना, एनर्जी, दो कार आपस में टकराएंगे तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड क्रिएट होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो उस टाइप के कोलिजन को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो ई क्या है, हाँ, ई क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ठीक ना, एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है, नेचर ऑफ कोलिजन पता चल जाता है ई के वैल्यू को देख करके। तो यहाँ देखो, ये आपका फॉर्मूला, इसको और अच्छे से समझते हैं। v2 माइनस वी वन तो ये हो गया ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और u1 माइनस u2 क्या हो गया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। u1 माइनस u2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v2 माइनस वी1 का मतलब ये हो गया कि ये कितने स्पीड से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में u1 माइनस u2 का मतलब होगा कि कितने स्पीड से ये जो है वो पास आ रहे हैं। ओके, इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कह सकते हैं। okay? कोलिजन से पहले तो अप्रोच हो रहा होगा और कोलिजन के बाद सेपरेशन हो रहा होगा, तो उसी के रेशियो को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे समझ लो ना एग्जांपल से, मान लो ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो माइनस करोगे u1 माइनस u2 करोगे, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने स्पीड से ये पास आ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से समझो, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वापस पास आ रहे हैं, ठीक ना। और कोलिजन होने के बाद जो है ये मूव करने लगा 8 मीटर पर सेकंड से और ये मूव करने लगा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, 8 - 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी रेशियो को कहते हैं, 6/2 के रेशियो को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इसी सेपरेशन और अप्रोच के रेशियो को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कोलिजन कैसा रहा होगा, ठीक ना। ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। हाँ, मेरा टारगेट क्या था इसमें, v1 फाइंड आउट करना, v2 फाइंड आउट करना। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग v1 का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग v1 नहीं v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, दिस मीन्स दैट v2 इज इक्वल टू e u1 माइनस u2 प्लस v1। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखो, ये आपका इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। v2 की जगह में क्या लिखूंगा, v2 की जगह में ये वाला टर्म लिखने वाला प्लस v1, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा m1 v1 प्लस ये हो जाएगा m2 e u1 माइनस m2 e u2 प्लस m2 v1, और यहाँ पर टर्म है m1 u1 प्लस m2 u2। वेक्टर का साइन मैं बाद में दे दूंगा, ओके, मुंह अगर छूट भी जाता है तो, ठीक। अब मुझको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये v जो है वो कॉमन हो जाए और फॉर्मूला बन जाए v का फॉर्मूला, ठीक।
यहाँ देखो U1 है और यहाँ भी U1 है, यहाँ पर U2 है और यहाँ पर भी U2 है। ठीक, तो मैं पहले U1 को कॉमन करूंगा, इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ और कॉमन कर रहा हूँ। ठीक है, तो U1 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा M1 और यहाँ पर से ये आएगा तो ये हो जाएगा माइनस M2E। ये हो गया सॉल्व। उसी तरह से मैं इसमें से U2 कॉमन करूंगा, U2 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा M2 और यहाँ से ये U2 वाला टर्म आएगा तो प्लस E टाइम्स M2। ओके, इज इक्वल टू, अब ये रहा M1V1 और ये रहा M2V1, तो यहाँ पर V1 कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा M1 प्लस M2, बस हो गया सॉल्व। V1 का फॉर्मूला बन चुका है। V1 का फॉर्मूला है देखो, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 E U1 प्लस U2 1 प्लस E M2 बाई, ओके, बाई M1 प्लस M2। ओके, आप इसको चाहो तो सेपरेट सेपरेट करके भी याद रख सकते हो इस तरह से। V1 इज इक्वल टू, फॉर्मेट देखो इजी फॉर्मेट है, फॉर्मूले का फॉर्मेट बहुत इजी है। आप इस फॉर्मूले का फॉर्मेट देखो, V1 इज इक्वल टू U1 M1, ऐसे स्टार्ट करो, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1। ओके, जब आप 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 है प्लस, अब आप लिखोगे U2, ओके, 1 प्लस E M2 बाई M1 प्लस M2। ओके, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया, उसी तरह से सिमिलरली आप V2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। V2 जब आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो, कंपेयर करो तो यहाँ लिखोगे आप M2 माइनस, जहां जहां पर 2 है वहां वहां पर 1 और जहां जहां 1 है वहां वहां पर 2, M1 यहाँ लिखोगे U2 बाई M1 प्लस M2 प्लस U1 1 प्लस E M1 बाई M1 प्लस M2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, ऑफ कोर्स लेंथी फॉर्मूला है मगर याद रखना जरूरी है। फॉर्मेट समझ लो किस फॉर्मेट में लिखा गया है। ये हो गया आपका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन होगा कोलिजन का, इस फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला आपको बुक में देखने को मिले। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, जनरल फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन। हाँ, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होगा नो डाउट, आपका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मुझको लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, हाफ M1 इनिशियल के लिए, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये बॉडी था आपका फर्स्ट बॉडी M1, मूव कर रहा था कितने स्पीड से U1। ये आपका क्या था सेकंड बॉडी, मास क्या था M2, मूव कर रहा था U2 से, इनका कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये जो फर्स्ट वाला बॉडी है ये मूव करने लगा V1 स्पीड से और सेकंड वाला जो बॉडी है ये मूव करने लगा V2 स्पीड से, V2 स्पीड से। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ओके, करना क्या है देखो, ये V1 का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, यहाँ पुट कर देना है, इतना बड़ा फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। V2 देख रहे हो, V2 इतनी ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है और इसका स्क्वायर भी कर देना और सॉल्व करते रहना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, V1 और V2 का वैल्यू इक्वेशन से पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक ना, मैं हम लोग सीधा रिजल्ट की बात करेंगे। ओके, रिजल्ट बहुत ईजी आता है। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा K इज इक्वल टू आता है फॉर्मूला हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2। ओके, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 1 प्लस, सॉरी, 1 माइनस E स्क्वायर। ओके, बस यही छोटा सा फॉर्मेट आता है। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। ये 3 जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन में मैंने कहा 1 डायमेंशन कोलिजन होता है, 2 डायमेंशन कोलिजन होता है, 3 डायमेंशन भी होता है। ठीक ना, वो सिलेबस में नहीं है। तो 1 डायमेंशन कोलिजन में एक कोलिजन का टाइप होता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और बुक में जनरली यहीं से स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो मैं आपको बता दूं इलास्टिक कोलिजन जो है वो टाइप ऑफ कोलिजन है। ये एक ऐसा कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होते ही है, नो डाउट, मोमेंटम तो हर हमेशा कंजर्व होगा चाहे जो भी कोलिजन हो,
मोमेंटम के साथ साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी आपका कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, कोई लॉस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, मतलब ऐसे समझो दो स्टील के बॉल आपस में टकरा रहे हैं, स्टील बॉल हैं जो आपस में टकराते हैं, तो इनमें जब ये टकराएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत साउंड होगा, उसको नेग्लेक्ट करो, मगर इनका जो डिफॉर्मेशन है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डिफॉर्मिटीज इसका जीरो होगा। बस इनमें चेंज क्या होगा, इनका जो है स्पीड चेंज हो जाएगा। ओके, मास भी सेम रहेगा। ओके, स्पीड जो है हो सकता है कोलिजन के बाद इनका स्पीड चेंज रहे, मगर ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओवरऑल एनर्जी सेम रहेगा, m1 m2 u1 u2। स्टार्टिंग में जितना एनर्जी था पूरे सिस्टम के पास, बाद में भी उतना ही एनर्जी रहेगा, ठीक ना। मान लो इसके पास 100 जूल एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी, इसके पास 200 जूल था, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 300 जूल। तो बाद में मान लो कोलिजन हुआ, इसके पास 150 जूल चला जाएगा, तो इसके पास भी 150 जूल चला जाएगा। मतलब एनर्जी क्या रहना चाहिए, हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, तो उस टाइप के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो डिफिनेशन इसी पर बेस्ड है, definition is per based है। If kinetic energy is conserved, then the collision is called elastic collision. Example: collision between two steel ball। हाँ, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी के लॉस का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला अभी मैंने बताया, डेल्टा के इज इक्वल टू होता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 1 माइनस ई स्क्वायर। आप कह रहे हो इसमें ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो गया, ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो दिस मीन्स दैट ई इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये प्रूफ हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि ई का वैल्यू जो है वो 1 होता है इलास्टिक कोलिजन में, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है, ई का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, इसका वैल्यू 1 हो गया है। दिस मीन्स दैट v2 माइनस v1 is equal to u1 minus u2. Okay, that is v21 is equal to u12. This means that velocity of separation is equal to velocity of approach. एक ऐसा कोलिजन जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो सेम हो, उस टाइप के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कहने का मतलब ये हो गया, देखो मान लो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो कितने स्पीड से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। कोलिजन उनके बाद हुआ, कोलिजन के बाद जो है ये मूव करने लगा, ये कोलिजन के बाद ये जो फर्स्ट ये बॉडी था ये मूव करने लगा 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और ये मूव करने लगा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पर देखो इनका जो सेपरेशन होने का जो अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड है। मतलब जिस स्पीड से, जिस रिलेटिव स्पीड से ये पास आ रहे थे, उसी रिलेटिव स्पीड से अब ये दूर भी जा रहे हैं। इस टाइप के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आप चाहो तो इसमें आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी फार्मूला बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट है कि अगर दो बॉडी के बीच में जो है कोलिजन हुआ है तो बताओ, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा फर्स्ट बॉडी का। तो v1 का फॉर्मूला क्या था, याद करो, v1 इज इक्वल टू m1। ओके, v1 इज इक्वल टू m1, ये फॉर्मूला था ना बस जनरल फॉर्मूला, ये v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2। तो जहां जहां ई आपको दिख रहा है ना वहां वहां पर 1 पुट कर, जहां जहां ई दिख रहा है वहां वहां पर 1 पुट कर, तो बस फॉर्मूला बन गया। इसीलिए ये याद करना जरूरी था। m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ओके, तो देखो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 m2 u2 बाई m1 प्लस m2 वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से v2 अगर लिखना होगा तो v2 इज इक्वल टू लिखोगे m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर फर्स्ट बॉडी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर सेकंड बॉडी। यहीं पर मैं आपको एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ यहाँ पर,
यहाँ पर अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, इफ मास ऑफ बॉडी आर सेम, अगर दोनों बॉडी का मास जो है जिनका कोलिजन आ रहा है वो सेम है, ओके, दोनों का अगर मास सेम होगा, मान लो कितना होगा, m होगा, सेम, ठीक है, तो उस केस में v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये मास और ये मास सेम है, ये पूरा टर्म ही क्या हो गया, जीरो, ये टर्म बच गया आपका 2m, m प्लस m, तो 2m से 2m कैंसिल, यहाँ बचा u2, तो v1 का वैल्यू जो है वो u2 के इक्वल हो गया, सिमिलरली v2 का वैल्यू जो है वो u1 के इक्वल हो गया। अब इसका मीनिंग समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो सेकंड बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, और सेकंड बॉडी का जो कोलिजन के बाद का वेलोसिटी है वो कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी के बराबर होगी, ठीक ना, मतलब इसको ऐसे समझो कि वो कहना चाह रहा है कि एक बॉडी है ये और ये बॉडी है, दोनों का मास जो है वो सेम है, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनके बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन जो था वो इलास्टिक कोलिजन था, E इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, तो कोलिजन के बाद होगा क्या कि जो जो 6 से मूव कर रहा था फर्स्ट बॉडी वो 2 से मूव करने लगेगा, अब ये 2 से मूव करने लगेगा, और जो 2 से मूव कर रहा था वो 6 से मूव करने लगेगा, इसका मतलब एक लाइन में क्या याद रखोगे, वेलोसिटी विल इंटरचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, okay? जो मासेस अगर सेम हो तो वेलोसिटी विल इंटरचेंज इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ओनली, हमेशा नहीं, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ओनली, ठीक है, थोड़ी देर बाद इनमें कोलिजन होगा इस तरह से, और ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, ई का वैल्यू 1 लिखा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जब कोलिजन होगा तो आपने देखा कि दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वेलोसिटी विल इंटरचेंज, ये जब आएगा इसको हिट करेगा, जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ये उस वेलोसिटी से ये मूव करने लगेगा, मतलब आफ्टर कोलिजन ये मूव करने लगेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, समझ में आया, ये पहले रुका हुआ था और ये मोशन में था, तो कोलिजन के बाद ये मूव करने लगेगा, ये रुक जाएगा, इसको कहते हैं वेलोसिटी इंटरचेंज। देखो नेक्स्ट जो आपका कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, ये एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें ई का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, ओके, ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें ई का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, मतलब इसमें जो है एनर्जी का लॉस होता है, आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है, इसमें एनर्जी के लॉस की बात करें तो एनर्जी का लॉस का जनरल फॉर्मूला था हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2, ओके, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ओके, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या था 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 1 हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन इज m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन का जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, मतलब समझो कि ये इस टाइप का कोलिजन है, ये मान लो उसका फर्स्ट मास है m1, ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी, ये सेकंड मास है m2, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, इसमें कोलिजन होता है, इस तरह से कोलिजन होता है तो पूरा डिफॉर्मेशन आ जाता है दोनों बॉडी के बीच में, ओके, और कोलिजन के बाद इनका शेप वगैरह भी चेंज हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ओके, अब ये मूव कर रहा है v1 से और सेकंड मास जो है वो मूव कर रहा है v2 से, मान लो, ठीक है, v1 और v2 का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, v1 का जनरल फॉर्मूला क्या था, v1 का फॉर्मूला था v1 का जनरल फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताया था, ये v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2, जहां जहां e दिख रहा है वहां पर जीरो पुट कर दो, तो ये वाला पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा m1 जीरो m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, e की जगह जीरो, तो ये बनेगा m2 u2 बाई m1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ओके, इजी है, ये ज्यादा इजी फार्मूला है, देखो करना कुछ नहीं है, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया v1 का फॉर्मूला, उसी तरह से v2 का फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ लिखोगे m2 u2 प्लस m1 u1 प्लस m1 प्लस m2, इससे आपको एक चीज तो दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, v1 इज इक्वल टू v2, v1 और v2 का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन के बाद जो है दोनों का वेलोसिटी सेम है,
इससे ये समझ में आ रहा है कि कोलिजन के बाद ये अलग नहीं होंगे, ये चिपक जाएंगे आपस में, ठीक ना, इस तरह से चिपक जाएंगे और साथ मूव करने लगेंगे। ओके, ये साथ मूव करने लगेंगे एक कॉमन वेलोसिटी से, और वो कॉमन वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से, दोनों तो एक ही फॉर्मूला, किसी से भी निकाल लो, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो है ना इसका बना हुआ है, रोटी बनाने से पहले जो ब्रेड तैयार किया जाता है ना, ब्रेड का लोफ जो होता है आटे का, ओके, आटा बॉल है ये, क्या बॉल है ये, आटा बॉल, समझ रहे हो, ये आटा बॉल है, ये आटा बॉल है, दोनों आटा बॉल का जो है कोलिजन हुआ, दोनों चिपक गए और दोनों साथ मूव करेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, इन इलास्टिक कोलिजन का। आटा बॉल नहीं ले सकते हो तो आप मड का बना हुआ बॉल ले लो, मड का, क्ले का, ओके, इस तरह से वैक्स का। ई का जनरल फार्मूला क्या होता है, वी वन माइनस वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू होता है। ई का वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, इससे पता चलेगा कि ई का वैल्यू आप जीरो पुट करो, दिस इज वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, दिस मीन्स दैट वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू। यही चीज मैं कहना चाह रहा था, ओके, कि कोलिजन के बाद जो है दोनों का वेलोसिटी सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ, दोनों बॉडी जो है चिपक गए हैं, स्टिक हो गए हैं, स्टिक टुगेदर, ओके, एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। और वो कॉमन वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, इसमें ई का वैल्यू जो है वो जीरो होता है। ये सब पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है। इसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, थ्री डायमेंशन, कोई भी कोलिजन हो, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम के साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो तो इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो तो इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ई का वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन, और ई का वैल्यू जब जीरो है तो ये हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। जब ई का वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन वन होगा, इसको कहेंगे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, इसको कहेंगे पार्शियली है ये, ओके, ये सब परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक, मगर ई का वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में है तो इसको कहेंगे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, ओके, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। मैंने कहा कि आपके पास तीन टाइप के बॉल है, तीन टाइप के बॉल है, ओके, तो तीन टाइप क्या है देखो, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, ये तीन बॉल है। इस बॉल का नाम है क्रेजी बॉल, ठीक है, इसका नाम है टेनिस बॉल, हाँ, और तीसरा जो है वो है आपका आटा बॉल। अब देखो, वो बॉल होता है जो बहुत ज्यादा ही जो है ना वो जंप करता है, बाउंस रिबाउंस बहुत ज्यादा करता है, मतलब जिस हाइट से रिलीज करोगे उससे ज्यादा हाइट से ऊपर चला जाएगा, उस बॉल को कहते हैं क्रेजी बॉल, ठीक ना। तीनों को एक साथ रिलीज कर दो, तीनों बॉल को एक साथ रिलीज कर दो, तो ये जो बॉल है ना टकराएगा ग्राउंड के साथ और पहले से ज्यादा हाइट पर ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। इस केस में जो ई का वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है, ई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन। इस केस में टेनिस बॉल ग्राउंड से टकराएगा और ऑलमोस्ट सेम हाइट पर आ जाता है, ऑलमोस्ट, तो इस केस में आप मान सकते हो कि ई का वैल्यू जो है वो वन है, ठीक है। आटा वाला जो बॉल है वो जाएगा और जमीन के साथ चिपक के रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ओके, इसके लिए ई का वैल्यू जो है वो जीरो है। ये सबसे सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोलिजन ऐसे देखना है, ठीक है। तो ई जो है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कोलिजन किस टाइप का हुआ है। इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं। इसको फॉर्मूला मैंने दे ही दिया है, सब आंसर आ जाएगा, नो डाउट न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, मगर एक फील जो होता है ना फिजिक्स का वो भी आना जरूरी है, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है।